नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प प्रक्रिया के बारे में। देखिए, फूल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होते, बल्कि वो असल में पौधों की अगली पीढ़ी को बनाने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट होते हैं। तो चलिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की इस फैसिनेटिंग दुनिया में गहराई से उतरते हैं। हम सब फूलों को देखते हैं, उनकी खुशबू लेते हैं, उनकी सुंदरता की तारीफ करते हैं, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि उनका असली मकसद क्या है? असल में एक फूल ही है जो ये तय करता है कि एक पौधे की अगली पीढ़ी कैसी होगी, उसका भविष्य क्या होगा। चलिए आज इसी कैसे का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस स्टेज को समझना होगा जहां ये सारा ड्रामा होता है। और वो स्टेज है फूल। ये ना सिर्फ पौधे का सबसे आकर्षक हिस्सा है, बल्कि यही रिप्रोडक्शन का सेंटर पॉइंट भी है। अच्छा, तो इस स्टेज पर हमारे मुख्य कलाकार कौन हैं? वो है इसके जनन अंग। सबसे पहले है पुंकेसर या स्टेमन, जो कि नर भाग है। इसमें होता है परागकोश, जहां पराग कण बनते हैं। और दूसरा कलाकार है अंडप या कार्पिल, जो मादा भाग है। इसके 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, जो पराग को पकड़ता है। फिर है वर्तिका, जो एक नली जैसी है, और सबसे नीचे है अंडाशय, जहां बीजांड मौजूद होता है। ठीक है, तो हमारे पास कलाकार तो तैयार हैं। अब उन्हें अपने संदेश भेजने हैं। ये संदेश और कुछ नहीं बल्कि युग्मक या गैमीट्स हैं, जो जेनेटिक जानकारी लेकर जाते हैं। इनका बनना एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। अब यहाँ एक मज़ेदार बात है, नर और मादा युग्मक दोनों अलग अलग प्रक्रियाओं से बनते हैं। नर युग्मक का निर्माण, जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं, वो परागकोश के अंदर होता है और उससे बनता है परागकण। दूसरी तरफ मादा युग्मक का निर्माण यानी गुरु बीजाणु जनन बीजांड के अंदर होता है और उससे बनता है भ्रूणकोश। मतलब 2 अलग अलग रास्ते, पर मंजिल एक ही है। तो नर युग्मक बन तो गया, लेकिन उसकी मंजिल अभी दूर है। उसे मादा युग्मक तक पहुंचना है, और ये कोई आसान सफर नहीं है। इसी महत्वपूर्ण यात्रा को हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। तो परागण का सीधा सा मतलब क्या हुआ? पराग कणों का परागकोश से निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, बस। लेकिन ये छोटा सा कदम असल में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है। इसके बिना कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। अब पौधे ये लंबा सफर अकेले तो तय नहीं कर सकते। वो मदद लेते हैं अपने आसपास के माहौल से। हवा, पानी, मधुमक्खियों जैसे कीट, पक्षी और तो और चमगादड़ भी। ये सब परागकणों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सोचिए, प्रकृति का क्या गजब का तालमेल है। तो ठीक है, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच चुका है। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, यानी मिलन या फर्टिलाइजेशन। लेकिन रुकिए, पुष्पीय पादपों में ये कोई साधारण फर्टिलाइजेशन नहीं है। इससे कहते हैं दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। और ये एक ऐसी अनोखी प्रक्रिया है जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में पाई जाती है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। परागकण से एक पतली सी नली निकलती है जो भ्रूण कोश के अंदर जाती है। ये नली अपने साथ 2 नर युग्मक लेकर आती है। पहला नर युग्मक जाकर अंडकोशिका से मिल जाता है, और जो दूसरा नर युग्मक है वो भ्रूण कोश के बीच में मौजूद 2 ध्रुवीय केंद्रकों से मिल जाता है। मतलब एक ही वक्त पर एक ही जगह पर 2-2 फर्टिलाइजेशन। तो इन 2 संलयनों का नतीजा क्या होता है? दोनों का काम अलग अलग है। जो पहला संलयन है, जिसे संयुग्मन कहते हैं, उससे बनता है युग्मनज, जो आगे चलकर भ्रूण यानी नन्हे पौधे में बदल जाता है। और जो दूसरा संलयन है, यानी त्रिसंलयन, उससे बनता है भ्रूणपोष, जो इस बढ़ते हुए भ्रूण के लिए आप कह सकते हैं कि एक लंच बॉक्स की तरह काम करता है। उसे पोषण देता है, एक जीवन देता है, और दूसरा उसे पालता है। देखिए प्रकृति कितनी कुशल है। पौधा अपनी ऊर्जा भोजन बनाने में तभी लगाता है जब ये पक्का हो जाए कि फर्टिलाइजेशन सफल हो गया है। निषेचन हो गया तो क्या फूल का काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में असली कायापलट तो अब शुरू होता है। अब सारा का सारा ध्यान अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखने और उसे पोषित करने पर लग जाता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव होता है बीजांड में। फर्टिलाइजेशन के बाद यही बीजांड धीरे धीरे एक बीज में बदल जाता है, और इसी बीज के अंदर भविष्य का पौधा, हमारा भ्रूण, एकदम सुरक्षित रहता है। और दूसरा बड़ा बदलाव कहाँ होता है? वो होता है अंडाशय में।
अंडाशय जांड के जो चारों और एक सुरक्षा कवच की तरह था, अब वो बड़ा होकर फल बन जाता है। फल का काम सिर्फ स्वादिष्ट होना नहीं है, उसका मुख्य काम है बीज की रक्षा करना और उसे दूर दूर तक फैलाने में मदद करना। अब जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति हमेशा एक ही नियम से नहीं चलती। कभी कभी वो कुछ हटके, कुछ अनोखे रास्ते भी अपनाती है। तो चलिए प्रजनन के कुछ ऐसे ही स्पेशल मेथड्स पर एक नजर डालते हैं जो हमारी मुख्य कहानी से थोड़े अलग हैं। यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प अपवाद है, जैसे कि असंग जनन। इसमें बीज तो बनता है पर बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। ये लैंगिक जनन की नकल तो करता है पर है अलैंगिक। फिर है अनिषेक फलन, जिसकी वजह से हमें केले जैसे बिना बीज वाले फल मिलते हैं। और एक है बहुभ्रूणता, जिसमें एक ही बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण विकसित हो जाते हैं, जैसा कि अक्सर नींबू में देखने को मिलता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जरा सोचिए, अगर हम वैज्ञानिक तरीकों से असंग जनन की प्रक्रिया को कंट्रोल कर पाएं, मतलब अपनी मर्जी की फसलों के बीज बिना फर्टिलाइजेशन के बना पाएं, तो ये खेती की दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। क्या ये भविष्य की खाद्य सुरक्षा की चाबी हो सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो दिखाता है कि बायोलॉजी सिर्फ एक विषय नहीं है, इसमें तो क्या आप बोर्ड्स और नीट के लिए पूरी तरह तैयार हैं? चलिए आज अपनी तैयारी को परखते हैं एनसीईआरटी के दूसरे अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर आधारित इस क्विक एमसीक्यू चैलेंज के साथ। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी पक्की है। आज के इस सेशन में हम इन 5 जरूरी टॉपिक से सवाल पूछने वाले हैं। ये सारे सवाल सीधे एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है। तो चलिए फुल फोकस के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सेक्शन है पुष्प की संरचना पर। देखिए, ये इस पूरे चैप्टर की नींव है, तो यहाँ से शुरू करना सबसे बेस्ट है। तैयार हैं पहले सवाल के लिए? और ये रहा आपका पहला सवाल स्क्रीन पर। एक पुष्प का मादा जनन अंग मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए पुंकेसर, बी दलपुंज, सी बाह्यदल या फिर डी स्त्री केसर। सोचिए इसका जवाब। और सही जवाब है डी स्त्री केसर। इसको याद रखना बहुत आसान है। स्त्री केसर में ही स्त्री शब्द छिपा है, मतलब फीमेल। तो स्त्री केसर पुष्प का मादा जननांग हुआ, जिसके 3 हिस्से होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। और हाँ, पुंकेसर जो है वो नर जननांग है। बहुत बढ़िया, पहला सवाल एकदम सही। चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात होगी लघु और गुरु बीजाणु जनन की, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर हम इसे एकदम आसान बना देंगे। अगला सवाल देखिए, पराग कोश के अंदर एक लेयर होती है टैपेटम। इसका मेन काम क्या है? क्या ये पराग कोश को फटने में मदद करती है, या बढ़ते हुए पराग कणों को खाना देती है, या फिर उनकी हिफाजत करती है, या परागण में कोई रूल है इसका? सही जवाब है बी, विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करना। तो यहाँ कीवर्ड है पोषण। टैपेटम परागकोश की सबसे अंदर वाली सबसे ज्यादा केयरिंग लेयर है। आप इसे एक माँ की तरह समझ सकते हैं, जिसका सिर्फ एक ही काम है, अपने डेवलपिंग बच्चों यानी पराग कणों को अच्छे से पोषण देना, ताकि वो हेल्दी बन सकें। चलिए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं, परागण और दोहरा निषेचन, जो कि आवृत्तबीजी पौधों का एक यूनिक फीचर है। इस टॉपिक से एग्जाम्स में सवाल आते ही आते हैं, तो इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। ये सवाल आपकी दोहरे निषेचन की समझ को टेस्ट करेगा। जब आवृत्तिबीजी पौधों में त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है? युग्मनज, भ्रूण, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या फिर बीजांड? और सही जवाब है सी, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जिसे शॉर्ट में पेन भी कहते हैं। देखिए, दोहरे निषेचन में 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ होते हैं। पहला, एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर बनाता है युग्मनज, और दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों से फ्यूज होता है, और इसी को हम त्रिसंलयन कहते हैं, जिससे बनता है त्रिगुणित पेन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। ये सेक्शन है भ्रूणपोष और भ्रूण के विकास के बारे में। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये सवाल सीधे सीधे पिछले सवाल के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। एक टिपिकल आवृत्तबीजी भ्रूणपोष की प्लॉइडी क्या होती है? क्या वो हैप्लॉइड N होता है, डिप्लॉइड 2N, ट्रिप्लॉइड 3N या फिर टेट्राप्लॉइड 4N? बिल्कुल सही जवाब है सी, त्रिगुणित
3n। जैसा हमने अभी बात की, भ्रूणपोष त्रिसंलयन से बनता है। इसको ऐसे सोचिए, 2 ध्रुवीय केंद्रक n+n और एक नर युग्मक n। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा? n+n+n यानी 3n। तो हमारा भ्रूणपोष हमेशा त्रिगुणित होता है। चलिए अब इस चैप्टर के आखिरी और सबसे अनोखे सेक्शन पे चलते हैं। इसमें हम बात करेंगे असंग जनन और बहुभ्रूणता जैसी कुछ स्पेशल रिप्रोडक्शन मेथड्स की। ये थोड़ी हटके हैं, पर प्रकृति के इन अजूबों को समझना काफी दिलचस्प है। और ये रहा हमारा आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें बीज तो बनता है पर बिना फर्टिलाइजेशन के? ऑप्शंस हैं अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, असंगजनन या संयुग्मन। ध्यान से सोचकर जवाब दीजिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। और सही जवाब है सी, असंग जनन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। असंग जनन एक तरह से लैंगिक जनन की नकल है, लेकिन असल में ये अलैंगिक जनन है जिसमें बीज बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है। हाँ, इसे अनिषेक फलन से कंफ्यूज मत करना। अनिषेक फलन में बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनता है, जबकि असंग जनन में बीज बनता है। तो कैसा रहा स्कोर? पूरी ईमानदारी से देखिए कि कितने जवाब सही हुए, और अगर कोई जवाब गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ये तो सीखने का एक बहुत अच्छा मौका है। जिस भी टॉपिक में गलती हुई है उसे आज ही एनसीईआरटी से दोबारा पढ़िए। याद रखिए, हर छोटी गलती को सुधार कर ही हम बड़ी